दोस्तों, और आज हम एक नई क्लास लेकर आए हैं जिसके बारे में बात करेंगे। एक तो होता है भूकंप और सुनामी, ज्वालामुखी, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। और यदि आप जानते हैं कि मेरे को पृथ्वी की बार भी शेयर करना है, यानी जानकारी प्राप्त करना है, पृथ्वी की आंतरिक की भी जानकारी प्राप्त करना है ना, तरह तरह के दिमाग के अंदर जब ये क्वेश्चन आता है, कहाँ पृथ्वी के अंदर किस प्रकार है ना, फिर बाहर पृथ्वी के बाहर किस प्रकार है, अंतरिक्ष किस प्रकार है, क्या मंगल ग्रह कैसा है, चांद कैसा है ना, सूर्य कैसा है, सारी दिमाग की जो फैसिलिटी आपके अंदर ये आती है, सारी बातें आती हैं। और यदि इसका आपको सही आंसर चाहिए तो हमारी जो लगातार ज्योग्राफी की क्लास होती है वो एक भी मिस ना करें, क्योंकि जब मिस करेंगे तो एक, जब ज्योग्राफी में क्या होती है, एक से कड़ी एक मिलकर होती है ना, उसके अंदर कैसे क्या होता है कि अलग अलग नहीं होता है। जैसे आप ये क्लास छोड़ दिए तो चल जाएगा, वैसे क्योंकि छोड़ेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा। अब ये क्लास आप छोड़ देंगे और इससे लगातार बाद वाली 3 क्लास देख लेंगे, फिर वो समझ में आने में थोड़ी परेशानी होगी। फिर कहेंगे कि सर आप समझाते नहीं हो सही अच्छी तरीके से, हर तरीके से परेशानी होगी। इसलिए बात करते हैं, है ना। आप ध्यान से लगातार क्लास देखिए, आंतरिक समझना आप चाहते हैं, हाँ पृथ्वी के अंदर अंदर है कैसा, है ना, पानी किस प्रकार मतलब कि पृथ्वी के अंदर बाहर निकलता है, वो हर प्रकार की जो प्रक्रिया पानी के, तो पृथ्वी के अंदर ही पानी कैसा मतलब क्यों है, हर प्रकार के जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर आपको मिलेंगे हमारी इन क्लासों के, लगातार क्लासों के अंदर। ऐसा नहीं है आप एक क्लास के अंदर सारे आंसर चाहिए, वो सारे आंसर नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखिए लगातार क्लासें बनती रहेंगी तो जैसे आएंगे, जैसे क्वेश्चन हम समझते रहेंगे। और जितने भी, है ना, ज्योग्राफी के संबंधित क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि पृथ्वी की, अब जो हमारी विश्व का जो भूगोल चल रहा है ना, अब जिसके अंदर पृथ्वी के संबंधित बात होती है, जितने भी पृथ्वी के लेवल, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, पृथ्वी के ऊपर स्थल खंड, मतलब कि वायुमंडल के संबंधित, है ना, जलमंडल के संबंधित, ये समुद्र कैसे बने थे, ये सारी की सारी आपको जो जानकारी है हम हमारी क्लास के अंदर लगातार देते रहेंगे। और आप क्लास से मिस नहीं करना, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ये जो आपको लगातार क्लासें मिल रही है, केवल मतलब इसी प्लेटफॉर्म पर मिल रही है लगातार, ऐसी कोई आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेंगे, जो भी चैनल नहीं मिलेगा जिस पर लगातार आपको कंटिन्यू क्लासें मिलती रहे, है ना। वो भी हर सब्जेक्ट की, मतलब कि कुल मिला के 4 सब्जेक्ट आता है। अभी इकोनॉमी वापस शुरू करेंगे, क्योंकि इतने दिन तक इस पर रुक गए थे, काम नहीं बन रहा था ना, टाइम नहीं था इसलिए। और अभी ये 3 क्लासें आप लगातार चल रही है ना, 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो टीचर द्वारा तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, है ना। एक बहुत बड़ी चीज़ है, यानी हर टीचर एक ही पढ़ा सकता है ना, नहीं पढ़ा सकते ना, इसलिए हम तीनों ही एक साथ पढ़ा रहे हैं। तो ये आपका जो भविष्य का ये हम मार्गदर्शन कर रहे हैं, और इसी साथ आप बने रहिए, है ना, लगातार। अब आगे देखते हैं भूकंप, है ना, हमारी जो क्लास शुरू करते हैं आज। भूकंप, अब देखते ही नाम पता चल जाता है। भूकंप, है ना, और सुनामी, सुनामी और ज्वालामुखी, ये हमारी तीनों क्लासें एक साथ रहेगी, है ना। ये तीनों क्लासें तीनों की बात करेंगे, लेकिन आज जो बात करेंगे वो करेंगे जियोग्राफी के बारे में, सॉरी भूकंप के बारे में, जियोग्राफी में कर रही है। अब भूकंप के बारे में बात करेंगे तो आपको एक चीज़ में एहसास होगा ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब भूकंप आते हैं, आप कभी देखते हैं आपके गांव के अंदर भूकंप आया होता है, या प्राचीन काल में नहीं, जो आज से पहले कभी भी भूकंप आया होगा, लगभग 10 20 50 100 साल भूकंप आया होगा उससे पहले, है ना। तो आपको एक ऐसा एहसास होगा कि जो जो ज़मीन होती है वो एकदम हिलती है, और सारे पेड़ पौधे हिलने लग जाते हैं, जो पंखे वगैरह होते हैं वो हिलने लग जाते हैं, जो मतलब कि हमारा जो घर होता है, घर के अंदर ऊपर जो कटोरी वगैरह की होती है वो सारी गिर जाती हैं। ऐसा आप मतलब कि जो नॉर्मली आपको देखने को मिलता है, इतना ज़्यादा खतरनाक आता नहीं हमारे यहाँ पर, लेकिन जहाँ आता है वहाँ पर तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो आम जगह होती है ना, वहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है कभी कभार। तो वो क्या है, एक भूकंप की प्रवृत्ति है, और वो किस प्रकार आती है, क्यों आती है, और सारी जानकारी हम लगातार देते रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ बीच में छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, है ना। अब इसमें क्या होता है, भूकंप कैसे आते हैं। अब भूकंप की बात की जाए, इसमें जो एक प्रकार की जो प्रक्रिया चलती है ना, इसके अंदर जब वो 3 तरंगे आती हैं, उन तरंगों के आधार पर भूकंप आते हैं। जिसके पृथ्वी के अंदर जो स्थिति खराब स्थिति हो जाए, है ना, मतलब कि गर्मी बढ़ जाए, गर्म स्थल हो जाए, सारी जो कमियां आती है ना, सारी कुछ ना कुछ कारण होते हैं जिसके कारण भूकंप आते हैं। और सब भूकंप के जो मेन कारण देख लें, वो तरंगे देख लेते हैं ना, भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे। अब इसमें भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं। अब ये तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, क्योंकि ये पिछली क्लास में हमने बात की थी।
और ये सारी बताई थी तरंगे। अब इनकी विस्तार से बात करेंगे। वो क्या थी कि पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना करता है ना, मतलब कि वो थी हमारा आंतरिक संरचना के बारे में कि भाई हाँ पृथ्वी का हम आंतरिक संरचना कर रहे हैं, तो मतलब हमें कैसा मालूम चलता है, तो तरंगों के आधार में हमें मालूम चल रहा था। और आज जो हमें मालूम चलेगा वो किस आधार में मालूम चलेगा, भूकंप के आधार में कि भाई भूकंप आता है, इसका वजह क्या, तरंगे है ना, और तो इसकी कोई वजह दूसरी नहीं है, केवल ओनली फॉर इसकी तरंग वजह है जिसके माध्यम से भूकंप आता है। मतलब कि और भी कई कारण हैं लेकिन मेन कारण यही होता है ना। अब इसके देखते हैं। दूसरा नंबर कौन है, एस से, है ना। तीसरा नंबर कौन है, एल है। और इसको पी तरंग को क्या क्या मतलब कि क्या कहते हैं, प्रथम तरंग, है ना, 1 नंबर पर, ये सेकंड नंबर पर, और ये थर्ड नंबर पर, है ना। स्पीड से देखते हैं। अब ये तो होगी स्पीड का आधार पर, ओके ना, कि भाई ये होती है स्पीड। यदि नहीं दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा सा मतलब कि हो जाएगा। अब देख लेना, आप लिख देना, या पी है ना, और यहाँ पर एस है और एल है ना। ये सही तक मेरे को लगे ना, वो ऐसा नहीं दिख रहा। अब इसमें क्या होता है, अब ये जो स्पीड का दाम आती है, पी आती है वो पहले नंबर पर आती है, मतलब कि जल्दी आती है। एस होती है इससे थोड़ी लेट आती है, और एल होती है वो सबसे लेट आती है। ये धरातलीय तरंगे होती हैं, एल तरंगे। और साथ ही इसके बाद में क्या हुआ था, अब जो पी तरंगे है इसकी जो खोज किसने की थी, कॉनराड महादेव ने की थी। और एस तरंगे की खोज किसने की थी, जेफरीस ने की थी। और एल तरंगे की खोज किसने थी, है मतलब कि हपवर्ड लव वेव, है ना, हपवर्ड लव वेव जो होता है उन्होंने खोज की थी, है ना, इस प्रकार। अब इसमें क्या होता है, जो पी तरंग हो गई, एस तरंग हो गई, एल तरंग हो गई, ये सारी की सारी हमें ध्यान होना चाहिए कि भाई हाँ किस प्रकार ये तरंगे चल रही है ना। और इसके बारे में हम आगे देखते हैं ना, एडवर्ड हपलेव, है ना, एडवर्ड हपलव, है ना। अब इसमें क्या होता है, जो इसका ही नाम लिख देते हैं क्योंकि आपको पता चल जाएगा। एडवर्ड हपलव, है ना, इसने मतलब इनकी खोज की थी। और इसने जेफरीज, और इसने कॉनराड, महादेव, है ना। ये सारा का सारा उतार लीजिए। यदि आपकी पी तरंगे की खोज कॉनराड महादेव नहीं दिख रहा तो आप लिख दीजिए कॉपी के अंदर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये दिन की खोज की थी। अब यदि स्पीड के आधार में देखा जाएगा, हाँ आप बताइए कि सर स्पीड के आधार में यानी जो मतलब स्पीड के आधार में होगी। अब तीव्रता के आधार में यानी कि जो नुकसान पहुंचाने वाली, आपको क्वेश्चन ऐसे दे देंगे कि भाई मतलब कि जो भूकंप तरंग होती है वो तीव्रता के आधार में बताइए कौन सी सबसे पहले आती है, तो पी आती है, एस आती है, एल आती है ना। या फिर मतलब कि एक ऑप्शन और दे देंगे, इनमें से तीनों भी आती है ना। तीन कि भाई मतलब कि सारी, है ना, सारी, है ना, उपयुक्त सभी, है ना, ऐसा दे देंगे उपयुक्त सभी। तो आप कौन से लगेंगे, हाँ उपयुक्त सभी नहीं लगा सकते, आपको थोड़ा बहुत पता है। लेकिन आप कहते हैं हाँ पी पी सर बोल रहे थे पी आती है, पी आती है, पी आती है, क्योंकि आप तीव्रता भूल जाएंगे। क्योंकि आपके अंदर उस टाइम क्या था, दिमाग एकदम, जो जिस समय उस समय आपका दिमाग 50% काम करना चाहिए, उस समय आपका दिमाग कराएगा काम 80%। जब कोई काम 80% अधिक करता है, एक मतलब 30% अधिक करता है, तो क्या था, दिमाग का एवरेज बढ़ जाता है ना, एक मतलब कि एडवांस चलने लगता है। उस समय आपकी जो ये तीव्रता नहीं दिखेगी, आपको उस समय डायरेक्ट पी दिखेगा, क्योंकि आपने सर ने पढ़ाया था पी, तो वो पी देखेगा। इसलिए तीव्रता के आधार में देखा जाए, एक तो होता है गति स्पीड का आधार है, एक होती है तीव्रता, इनके जो नुकसान पहुंचाने का आधार है। ये शब्द वेरी वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट, तीव्रता और गति, ध्यान रखना इस बात को। अब तीव्रता का आधार क्या होता है, तीव्रता का आधार आएगी पहला नंबर ये तीव्रता, आप कह सकते हो नुकसान, नुकसान, है ना। अब ये आएगी 1 नंबर, आएगी 1 नंबर, फिर ये आएगी 2 नंबर, और ये आएगी 3 नंबर। आई बात समझ में, हो गया नहीं क्लियर। अब जो पी तरंग होती है उसको क्या कहते हैं, अलग नाम से जानते होगे, तो किस नाम से जानते होंगे, तो इसका नाम को जानते हैं अनुदैर्घ्य तरंग। कौन सी, अनुदैर्घ्य तरंग, नाम, है ना, नाम अनुदैर्घ्य, है ना, अनुदैर्घ्य तरंग, अनुदैर्घ्य। और फिर एस तरंग है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, और ये धरातलीय, तलीय, हो गया नहीं क्लियर।
ये बात है। अनुदैर्घ्य लिख सकते हैं नाम, पहले नाम अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ अधरातलीय तरंगे होती है इस प्रकार। अब इसमें साहब स्पीड क्या होती है? स्पीड हमने पहले पिछले क्लास में बात की थी, सारी स्पीड जिनकी स्पीड होती है 6 1 होती है ना, स्पीड की इसकी थोड़ी मतलब कि अधिक होती आती है ना, जो नुकसान पहुंचाने के अंदर, फिर इससे थोड़ी अधिक होती है। ये इस प्रकार जो स्पीड वगैरह होती है ना, जो मतलब कि लगातार चलती हैं, ये सारे होती हैं। और जो पी तरंगे चलती किससे हिसाब मतलब कि कौन सी मतलब कि जो हमारे पृथ्वी के अंदर होती है ना सारी, जैसे तरल अवस्था होती है, जैसे ठोस होती है ना, द्रव होता है, वो सारे होता है ना। अब उसमें से चलती किस में से कौन सी है, वो बात वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ना। अब वो देखते हैं। जो पी तरंगे होती हैं वो चलती हैं चलना, है ना, लिख दे से चलना, ठोस, तरल और ध्रुव, है ना, ये तीनों चलती हैं। और जो एस तरंग है वो केवल किस में चलती हैं? वो केवल ठोस में चलती हैं, ठोस में, है ना। और ये सबसे लेट में आती है, जो कि मतलब कि ये मतलब कि ठोस और द्रव में चलती हैं, ठोस ध्रुव, है ना, ये ऐसे चलते हैं। अब इसमें ये अनुप्रस्थ हो गए, धरातलीय चलने वाले स्पीड हो गए ना, कि भाई कहाँ से चलती है कि यहाँ पर ये इस प्रकार चलती हैं। अब इसमें आगे देखते हैं और इसमें क्या होता है, मतलब कि ये तो जब तरंगे आती हैं, जब भूकंप भी ये तरंगे, और जब ये तरंगे क्या करेंगे, पृथ्वी के ऊपर आएगी, है ना, जब ये तरंगे पृथ्वी के जब ऊपर स्तर आएगी, जब ऊपर आएगी तो नुकसान पहुंचाएगी, या फिर मतलब कि एकदम ज्वालामुखी निकलेगा, है ना, या फिर भूकंप की स्थिति होगी, एकदम वो फटेगा, तरंगे तो वो निकलेगी, फिर हलचल होगी, तो वो भूकंप तो आना स्वाभाविक है। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि जब ज्वालामुखी आती है ना, तो उस समय तरंगे मतलब कि सही मतलब कि तरंगे हर टाइम होती हैं। जब भी ज्वालामुखी आएगी तो उसमें तरंगे जरूर होती है, लेकिन जब भी तरंगे आती है उसमें ज्वालामुखी हो ये भी वेरी मतलब कि ये भी कोई भी आवश्यक नहीं है। ये बात महत्वपूर्ण है और ये लिख देना है। हर ज्वालामुखी में, ज्वालामुखी में, हर ज्वालामुखी में तरंगे, है ना, होती हैं, लेकिन हर तरंग में ज्वालामुखी नहीं होती हैं। ठीक है ना, ये बात वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, इस बात को ध्यान रखना है। फिर सर इसमें क्या होता है, इसमें वही बात है कि इसकी जो संरचना होती है, जांच वगैरह होती है, यहाँ किस प्रकार तरंग आई है, और सारी की सारी जो डिटेल की जो जानकारी होती है, इनको जो मापते हैं कि कितना क्या आया है ना, वो सारी की सारी है ना, वो इसको जानते नापते हैं। फिर जब भूकंपीय तरंगे हो गई तो इसके अलावा यदि किसी की और की बात की जाए तो ये मतलब कि इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा जब वो ज्वालामुखी आते हैं, है ना, तो प्राकृतिक जैसे कारण आते हैं भूकंप आने के, प्राकृतिक कारण भी होते हैं, अप्राकृतिक कारण भी होते हैं, और मानवीय कारण भी होते हैं। सारे कुछ ना कुछ कारण होते हैं जिसके माध्यम से भूकंप आते हैं, वरना अन्यथा इस प्रकार एकदम भूकंप नहीं आता है कि भी जब कोई कारण रहे ही नहीं तो फिर भूकंप आएगा कैसे। ये बात भी स्वाभाविक है ना। तो ये बात आप भी जानते हैं, जब कुछ कारण भी नहीं रहेगा तो फिर भूकंप आएगा कैसे, नहीं आएगा ना, वो बात होती है। अब इसका दूसरा जो पार्ट लेते हैं वो लेते हैं भूकंपीय तरंगे का छाया क्षेत्र, भूकंपीय तरंगे का छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र। मैंने आपको एक बात जरूर बताई थी, है ना। अब इसके अंदर क्या होती है, ये होगी पृथ्वी। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर भूकंप आया है ना, मतलब है कि यहाँ से जो मेन जो केंद्र होता है वहां से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, उसका जन्म हो रहा है। जहाँ पर भूकंप का उत्पन्न हो रहा है वो उसे कहते हैं मूल केंद्र। क्या कहेंगे? मूल केंद्र। मैं सारा आपको बता देता हूँ। और सीधा भूकंप जाएगा तो इसको सीधा का सीधा जा रहा है 90 डिग्री, है ना, थोड़ा कम हो गया, तो इसको क्या कहेंगे? अधिकेंद्र। क्या कहेंगे? अधिकेंद्र। ये बात वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और फिर इसमें क्या होता है, कभी कभार जब ये तरंगे चलती हैं तो ना, अब यहाँ से वो भूकंप आया है तो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ से लेकर 145 डिग्री है ना, मतलब कि सॉरी 105 डिग्री के अंदर अंदर 105 डिग्री, ये इतना भी ले लीजिए बीच में से और इतना ले लीजिए, दोनों साइड से 105 डिग्री हो गया ना। अब ये हो गया 105 डिग्री। अब इसमें क्या होगा, हाँ अब इसमें ये बात है कि इसमें से पी तरंगे और एस तरंगे दोनों गुजरेगी। क्या गुजरेंगी, पी तरंगे और एस तरंगे। मान लीजिए भूकंप यहाँ आया ना, इस बुक में लेते जगह लेते, अब इसमें क्या है, अब ये हो गया। अब इसमें से क्या है, ठोस है, क्या है ये ठोस अवस्था है। अब जब जगह एकदम कठोर होगी, ठोस होगी, तो उसमें क्या होगा, मतलब वो हो जाए ना बात कर, जब ठोस होगी तो पी भी जा सकती है और एस भी तरंगे जा सकती है, जा सकती है ना। मैंने बोला था ना ठोस अवस्था में ये भी जा सकती है, ये भी जा सकती है, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता ना। अब इसके अंदर क्या होता, अब ये जगह होती है इसके अंदर है ना, थोड़ी सी आपको एकदम पूरी की पूरी डिटेल से जानकारी देंगे, ऐसी बात नहीं आपको बीच में ऐसे चौंका देंगे, कोई चीज़ भुला देंगे है ना, कोई बीच में छोड़ा देंगे, ऐसी बात नहीं करें। जितना हो तो हो सकता है हम आज तक आपको क्लियर कराएंगे। अब इसमें क्या होता है, अब ये जगह दो होती है यहाँ पर, एक सोचिए आप, है ना। अब ये तो क्या चीज़ है, ये है कठोर, है ना, एकदम इतना मजबूत है, एक पत्थर की टाइप मजबूत है। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर सारी तरंगे जाएंगी, है ना, सारी की पी भी आएगी, एस भी आएगी, जाएगी ना इसके अंदर, जाएगी। तो इसके अंदर जब आगे जाएगी, यहाँ पर जब निकल जाएगी, यहाँ पर पी तरंगे, और लेकिन जो मतलब कि एस तरंगे होती है वो यानी यहाँ से नहीं निकल पाएगी, यहाँ से नहीं निकल पाएगी ना। और ये जो क्षेत्र से 105 डिग्री हो गया ना, अब इसमें क्या होगा, जब ये तो वो पी तरंगे नहीं गुजर पाती है, सॉरी एस तरंगे नहीं गुजर पाती है, तो यहाँ पर जगह क्या हो जाती है, खाली हो जाती हैं। और यहाँ पर जगह क्या हो जाएगी, खाली हो जाएंगी। और फिर इसके बाद में वापस क्या होता है, 105 से लेकर 45 के बीच में ये जगह कितनी है, 105, 5 से 145, है ना। अब ये जगह इतनी है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये सारा सारा छाया क्षेत्र होगा। क्या होगा, छाया क्षेत्र होगा। लेकिन 145 के बाद के अंदर, 145 के बाद के अंदर जितना यहाँ होता था सारा, यहाँ पर क्या होगी, सारी की सारी तरंगे जाएगी, पी भी जाएगी, एस भी जाएगी, है ना, सब तरंगे जाएगी, इसके अंदर जा सकती, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ये होगा छाया क्षेत्र, इसका क्या हो गया, छाया क्षेत्र हो गया, है ना। अब भाई ये तो क्लियर हो गया छाया क्षेत्र का, इस प्रकार छाया क्षेत्र होता है। ये इसके अंदर जो कमियाँ होती हैं, क्योंकि जहाँ पर तरल अवस्था होती है वहाँ पर जो ये एस तरंगे नहीं गुजर पाती हैं, वहाँ पर पी तरंगे जा सकती हैं। लेकिन जहाँ पर ठोस होता है वहाँ पी एस दोनों ही गुजर सकती हैं। और जब जहाँ से नहीं गुजर पाती है वो क्या हो गया, छाया क्षेत्र हो गया ना। आई बात समझ में, आगे देखते हैं। क्योंकि जब इसमें से है ना वो पी भी नहीं गुजर सकते, क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर जब इसकी ठोकर लगती है ना, यहाँ पर लगती है, जब एस साथ छोड़ देगी इसका, जब इसका साथ छोड़ेगी तो ये इधर ना जाके साथ में इधर इधर जाएगी, ये जगह दोनों ही खाली रह जाती है। इसलिए यहाँ पर छाया क्षेत्र बोला जाता है, पी तरंग मतलब कि तरंग का छाया क्षेत्र बोला जाता है। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या होता है, आगे बात है ज्वालामुखी। क्या होता है ज्वालामुखी, हाँ साहब जी, ज्वालामुखी जब निकलते हैं, भूकंप आते हैं, भूकंप आने के कारण क्या होते हैं ना, मतलब कि ज्वालामुखी तो है ही इसका कारण, लेकिन भूकंप के कारण देखते हैं, है ना भाई, किस प्रकार भूकंप के कारण होते हैं। भी ये तो हमको पता चला ना भूकंप के कारण, हाँ भाई कुछ न कुछ कारण है, ऐसी बात भी नहीं है बिना कारण भूकंप आते ही नहीं है। हम दूसरा कारण, पहला कारण तो ये हो गए तरंग हो गई, अब इसके मतलब कि ये दूसरे हो गए तरंगों का छाया क्षेत्र होगा। तीसरे नंबर देखते हैं भूकंप के कारण, भूकंप के कारण भूगर्भिक, है ना, पहले कारण लेते हैं भूगर्भिक, इसके अंदर ये लिखते हैं भूगर्भिक। अब साहब ये क्या होता है, भूगर्भ के मतलब है जो भूगर्भ है ना, जो भूमि के गर्भ यानी भूमि के अंदर से जो कोई भी चीज निकलती है ना, उसके में जो उसके कारण जो भूकंप आते हैं उसे मतलब कि भूगर्भीय भूकंप कहते हैं, जो क्या कहते हैं भूकंप के कारण कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सबसे पहले लेते हैं ज्वालामुखी। क्या लेते हैं, ज्वालामुखी लेते हैं ना कि भाई हाँ भाई। अब इसके जो भूगर्भीय क्षेत्र है ना, ये देख लीजिए सारा सारा डिटेल से। अब इसके अंदर भूगर्भीय क्षेत्र होता है ना, ज्वालामुखी क्षेत्र होता है। तब ये ज्वालामुखी क्षेत्र होता है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ विशेष होंगे ना विशेष, ऐसी बात नहीं है कि इसके अंदर विशेष नहीं होंगे, है ना। लेकिन एक बात काम करते हैं, जब भूकंप के कारण इनको एक विशेष तौर पर सही मतलब बांट देते हैं, ऐसे पता चलेगा
हाँ ये सही, इनको 3 भागों में भूकंप के कारण बांटते हैं, ताकि आपको भी पता चले हाँ भूकंप के मेन कारण किस प्रकार है। मैंने बताया था, लेकिन लिख भी देते ठीक रहता है, वो बाद में लिखेंगे, पहले ये लिख देते हैं। प्राकृतिक कारण है ना, एक तो हो गया प्राकृतिक कारण और एक हो गया मानव जनित कारण, है ना, मानव जनित कारण या मानव द्वारा कारण हो गया। तीसरा हो गया अन्य कारण, जैसे उल्कापात होते हैं, है ना, और पृथ्वी के जब घूमती है तो पृथ्वी के जो बाहर से किसी का भी गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है, उससे भी भूकंप आते हैं ना, वो सारी होती है अन्य कारण। अन्य कारण नहीं। अब जो प्राकृतिक कारण में क्या होता है सर, प्राकृतिक कारण के अंदर पर सबसे पहले लेते हैं ज्वालामुखी, सॉरी भ्रंश लेते हैं पहले। अब इसका भ्रंश के अंदर क्या होता है, देखिए जब ये भ्रंश का मतलब क्या होता है, अब मैंने ये पृथ्वी है ना, अब इस पृथ्वी के अंदर क्या है, प्लेटें होंगी, है ना, सब सारी प्लेटें हैं कि वो प्लेटें तैरती हैं। जब प्लेटें के अंदर क्या होता है, कभी कुछ ऐसी समस्या पैदा होती है जिसके अंदर वो विभाजन हो जाती हैं, भाई ये भी प्लेट है और ये भी प्लेट है और ये भी प्लेट है और ये भी प्लेट है, 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 सारी इस प्रकार बटी होती है प्लेट। अब आपको सबको पता है कि पृथ्वी है प्लेटों के आधार मतलब बटी हुई हैं, वो प्लेटें तैरती हैं। तब इसमें क्या होता, देखिए जब ये प्लेट होगी, है ना, ये प्लेट और ये प्लेट उधर खिसकेगी, है ना, तो ऊपर की साइड खिसकेगी, और ये प्लेट है थोड़ी इधर की साइड खिसकेगी, और या फिर ये प्लेट ऊपर की साइड ऐसे खिसकेगी, कैसे ऐसे, और ये ऐसे खिसकेगी, तो इसके अंदर वो जगह पड़ेगी ना, भाई दरार पड़ेगी, और ये मतलब ये दोनों अलग जा रही है या फिर ये दोनों आपस में खींची रही है। इसका मतलब ये है कि जो ये प्लेट होगी ये उधर जा रही है, ये इधर खिसक रही है, ये इधर खिसक रही है ना, तब ये इसका वजन किसका पड़ेगा, इसका पड़ेगा, वलन भी होगा, भ्रंश भी होगा, वलन भी होगा। ये दोनों भी जब क्रिया हो सकती है, दोनों में यदि एक भी हो सकता है तो क्या आएगा, भूकंप आएगा। देखिए इसकी एक चीज खींचती है ना, खींचती है ना, कि ये चीज उधर खींच रही है, ये इधर खींच रही है। जब आप एक बात देखिए, एकदम ऐसे खींचेंगे, है ना, ऐसे खींचेंगे तब भूकंप स्टार्ट होगा, आएगा ना। और यदि आप इधर ऐसे एकदम टकरा रहे हैं, भाई है तो पास में है लेकिन आप टकरा रहे हैं, यानी इसकी जो स्थिति इसके ऊपर चल रही है ना, अब चढ़ेगा ना फिर भूकंप तो आना ही है, स्वाभाविक है, ऐसी बात नहीं है भूकंप नहीं आ रहे, है ना। आगे देखते हैं। अब ये बात एक तो कि भ्रंश, एक होगी प्लेट का आधार, मतलब भ्रंश, और भ्रंश के अंदर हो जाता है एक तो वलित यानी कि आपस में भिड़ने के कारण, वलित के कारण, और एक होता है भ्रंश यानी दूसरे एक दूसरे अलग जाने के कारण जब भूकंप आते हैं। जो प्राकृतिक कारण एक हो गया भ्रंश और दूसरा होता है ज्वालामुखी, है ना। कौन सा होता है, ज्वालामुखी। यदि नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, से हो जाएगा, आपको दिख जाएगा ना, लिख देना ज्वालामुखी नीचे प्राकृतिक कारण के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, अब बात यहाँ पर जब ज्वालामुखी की आती है तो ज्वालामुखी भी एक अन्य कारण होता है, मतलब किसके, प्राकृतिक जो भूकंप आने के। अब ज्वालामुखी आके मतलब कि आता कैसे है, अब पहले जो पृथ्वी के अंदर रहता है यहाँ से निकलेगा। अब ज्वालामुखी कैसे, कोई भी कारण हो सकता है, यानी कि गर्मी बढ़ने के अंदर पृथ्वी के अंदर, है ना, और या फिर गैस बढ़ने के कारण, कुछ भी कारण हो सकता है, और कुछ नहीं, या फिर प्लेटें आपस में टकराती हैं, ऐसे घूमती रहती हैं, और पानी अधिक गर्म होता है, जब गर्म होता है तो गैस बनता है, फिर किसी प्रकार वो ऊपर निकलने लगेगा, है ना, ऊपर निकलेगा तो फिर यहाँ से फाड़ेगा, एकदम फाड़ेगा ना, एक दूसरे एकदम फिर अलग करेगा। जब अलग करेगा यहाँ से जबरदस्ती ये निकलेगा, तब ये इसके अंदर होता है जिससे हम मैग्मा कहेंगे। क्या कहेंगे, मैग्मा कहेंगे। और जब ये बाहर आता है तो इसको हम क्या कहेंगे, ज्वालामुखी कहेंगे। क्या कहेंगे, ज्वालामुखी। और इस ज्वालामुखी के अंदर तरंगें होती हैं, लेकिन प्रत्येक तरंग के अंदर ज्वालामुखी नहीं होती है। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। आगे बात ज्वालामुखी के कारण भी भूकंप आता है। ज्वालामुखी आते कैसे, वो मतलब कि सारी पता चल गई। और इससे भी अधिक जानकारी देखनी है अगले मतलब कि आगे क्लास चलेगी, वो मतलब कि एक तो सुनामी आएगी, सुनामी के बाद ज्वाला के टॉपिक है, वो भी उसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। अब होगा ज्वालामुखी, अब होगा गैसों का आयतन बढ़ना, है ना, गैसों का बढ़ना, गैसों का बढ़ना। यदि नहीं लिख रहा कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दीजिए। जो मैंने जो ये कॉलम बनाई थी प्राकृतिक मानवजनित मतलब अन्य कारण, अब प्राकृतिक कारण के नीचे जस्ट जस्ट लिख दीजिए। अब कहते गैसों का आवरण क्या होता है, आयतन बढ़ता कैसे। देखिए पानी है ना,
अब पानी आप सबको पता है कि जब पानी को उबालेंगे है ना, जो आग होती है आग पर रखेंगे तो फिर वो गर्म होगा, और गर्म होने के बाद उसका वाष्प बनेगा, भाप बनेगा, भाप बनने के ऊपर उड़ेगा, है ना, ऊपर उठेगा। ये तो आपको सबको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझाने की, है ना, ये सबको पता है। अब इसमें आगे देखते हैं, जब ये पानी है ना कहीं आ रहा है, कहीं से भी पृथ्वी के अंदर इस प्लेट से आ रहा है, जब ये आ रहा है इधर आएगा, और यहाँ पर क्या गर्मी अधिक है, बहुत खूब गर्मी है ना, इतना यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। जब ये पानी यहाँ पर आएगा तो फिर क्या बनेगा, वाष्प बनेगा ना, है ना, बनेगा ना वाष्प, यानी कि जो गैस बनेगा, यहाँ पर जो अधिक मतलब कि तापमान बन रहा है, अधिक गैस है, खूब सारी गैस है, और जब ये इससे मतलब कि इसके अंदर शामिल होगी तो क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। जब वाष्प बनेगा तो पृथ्वी का जो आयतन अंदर वाला क्या होगा, आयतन बढ़ेगा। मतलब कि जो कोई सामान होता है ना, जैसे सामान को एकदम, जैसे आप एक कट्टा होता है ना, कट्टे के अंदर पैक कर रखा सामान, और जब कट्टे को एकदम सामान खोलते हैं ना, एकदम खुला करते हैं, तो वो सामान एक अधिक हो जाता है ना, उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। पहले जो कमरे का आयतन छोटा था और अब आयतन बढ़ गया ना, उसी प्रकार ये होती है। जब इसके अंदर जब भी वो मतलब पानी होता है इसके अंदर मिलता है तो क्या बन जाती है, वाष्प बनती है। जब वो वाष्प बनती है ना तो वो एकदम इसके अंदर टिक नहीं पाती है, रुक नहीं पाती है, इसके अंदर उतनी सेंस शक्ति नहीं हो सकती है होती है कि वो रुक सके। इसलिए वो क्या करेंगी, वो बाहर की सही रहेगी, जबरदस्ती बाहर निकलेगी। कौन, गैस निकलेगी, जबरदस्ती बाहर निकलेगी ना। और जिसका जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण होता है गैसों के कारण प्राकृतिक जो भूकंप आना, क्या होना, गैसों के कारण भूकंप आना, ये भी सबसे बड़ा वेरी वेरी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है भूकंप आने का कारण। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब गैसों का जो आयतन बढ़ता है वो किसके कारण भूकंप आता है, वो प्राकृतिक के अंदर शामिल होता है या मानव जनित के कारण, मतलब कि मानव जनित में शामिल होता है, फिर अन्य कारण में शामिल होता है गैसों का जो आयतन बढ़ना, भूकंप आने का कारण। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सोच रहे हैं भूकंप के कारण बताइए प्राकृतिक या मानव जनित कारण, अन्य कारण, ऐसे क्वेश्चन तो अब नॉर्मल हो गए, लेकिन ऐसे पूछेंगे ये कारण किसका है, ध्यान रखना। बहुत ही मतलब कि एक अलग डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, ये कारण है किसका, वो भी हमको बताना पड़ता है। आगे देखते हैं, वो क्या ना, मानव द्वारा जनित कारण। मानव द्वारा किस प्रकार कारण है, मानव द्वारा कारण हो गया खनन द्वारा, क्या, खनन द्वारा, खनन द्वारा। अब खाने होती है ना, खाने बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी खाने होती हैं जहाँ पर पत्थर निकलते हैं, है ना, और जहाँ पर जो संगमरमर निकलते हैं, बड़े बड़े पत्थर निकलता है ना। अब जब वो खाने ऐसे थोड़ा ना है कि ऐसा वहाँ पर पड़े हैं, हमको उठा के लेकर आ जाए, गाड़ी में डाल दिए और वो गाड़ी लेके चली जाएगी, ऐसा है नहीं ना। उसको खोदना पड़ेगा, वहाँ पर जो चलाना पड़ेगा, बड़े बड़े होते हैं, मतलब कि जो हल होते हैं, उन हल को मारना पड़ता है ना, मशीनों से काटना पड़ता है। फिर जब वो मारते हैं, है ना, जब मशीनों से विस्फोट करते हैं, वहाँ पर बम लगाते हैं ना, बम होता है ना, वहाँ पर बम लगाता है खाने का ना, कभी जाकर देखना, एकदम विस्फोट होता है, तब जाकर पत्थरों के अंदर क्या होता है, दरार पड़ जाती है। जब ऐसे वो विस्फोट चलाते हुए एकदम धरती कंपन करती है। कहीं पर ऐसा होता है अधिक बड़ा विस्फोट करते हैं, मतलब किसके लिए, खानों के लिए, है ना, खानों के लिए। जब इतना विस्फोट करते हैं, फिर वो खनन के द्वारा जब भूकंप आएगा, पृथ्वी का एकदम हलचल मचेंगे ना, तो वो भूकंप आने का कारण क्या होगा, खनन द्वारा कारण हो गया। फिर विस्फोटक के द्वारा, है ना, क्या हो गया, विस्फोटक के द्वारा। अब जो क्रम मतलब कि जो खनन होगी, है ना, जो खोदने के द्वारा भूकंप आएगा, है ना, उसको क्या कहेंगे, कौन सा भूकंप कहेगा, कौन सा, कॉप्सेल भूकंप, कौन सा, कॉप्सेल भूकंप। जब इसके जो खनन यानी कि जो खोदने के द्वारा जब भूकंप आता है, इनको कॉप्सेल भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉप्सेल भूकंप कहते हैं। यानी कि जब हम खोदते हैं, जब खोदने के द्वारा जब कभी भूकंप आता है ना, इसलिए कोलैप्स भूकंप कहेंगे। क्या कहेंगे, कोलैप्स भूकंप, कोलैप्स, क्या कॉप्स लिख देंगे, कोलैप्स, कोलैप्स। और फिर एक आता है मानव द्वारा खनन हो गया। फिर होता है मतलब कि विस्फोटक के द्वारा, ना, विस्फोट द्वारा, विस्फोट द्वारा, मतलब कि एकदम कहीं पर विस्फोट करते हैं, बम वगैरह लगाते हैं, है ना, पृथ्वी के ऊपर लगाते हैं, जब उनके द्वारा जब भूकंप आएगा, है ना, वो भाई विस्फोट छोड़ते हैं ना, तो वो भूकंप आना स्वाभाविक है, तब उसको थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा। अब जो विस्फोट के द्वारा भूकंप आएगा उसको कहेंगे विस्फोटिक भूकंप। कौन कहेंगे, विस्फोटक भूकंप, विस्फोटिक भूकंप। और एक परमाणु द्वारा, है ना, परमाणु परीक्षण द्वारा, परमाणु परीक्षण द्वारा भूकंप,
जब परमाणु परीक्षण करते हैं उसके बाद भूकंप आते हैं, आता है ना भूकंप। ये सारा कारण क्या है, भूकंप आने का कारण है। अब दूसरा आता है अन्य कारण। अब आते हैं एक से अन्य कारण क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। अन्य कारण क्या होगा, उल्कापात हो गया। कौन सा, उल्कापात। मतलब जब उल्का पिंड होते हैं उसका जो पृथ्वी पर वो भी गिरते हैं, जब गिरते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण वहाँ पर कंपन होता है ना। अब जहीं पर भी ऐसी बड़ा कुछ चीज़ है, एकदम पत्थर लीजिए ना, पत्थर जमीन के अंदर जमीन पर गिराएंगे, तो जमीन के अंदर जमीन पर गिराएंगे तो एक थोड़ा बहुत हलचल मचेगा ना, आपको खुद को ऐसा होगा हाँ यार एकदम दम बोलेगा, जो आवाज़ आएगी, क्योंकि एकदम वो क्या होता है, एक कंपन होता है। और इधर इसी तरह वहाँ पर एक बड़ा कोई मतलब कि गिराते हैं, फिर एक हलचल मचेगी, और वही क्या होता है, भूकंप आने का कारण होता है। उल्कापात हो गया। और भी कई अन्य कारण होते हैं जो मतलब कि बांध का कारण, क्या, बांध के फूटने पर बांध पहले बनाते हैं, फिर बांध बनाने से वो कभी कभार पानी अधिक बढ़ जाता है ना, अधिक बढ़ता है, बांध फूट जाता है, फूटने के कारण जो उनका संतुलन है वो बिगड़ जाता है। या फिर बांध बनाते हैं, बनाते हैं उस समय उसके अंदर पानी डालते हैं, फिर वो संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर वजन अधिक हो जाता है, जिसके कारण भी भूकंप आ जाता है, संतुलन बिगड़ने के कारण। जैसे मतलब कि बांध जनित भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं, बांध जनित भूकंप, है ना, ये बातें कहते हैं। इस प्रकार भूकंप आने के भी महत्वपूर्ण कारण होते हैं। अब जो ये प्राकृतिक यानी कि अन्य कारण हो गया, बांध वगैरह हो गया, ये फिर नदियों का जो स्थान में पानी लगातार चला जाता है, फिर वहाँ पर पानी एकदम पानी लगातार चला जाता है, और चलने के बाद पानी वहाँ पर इकट्ठा होता है, फिर एकदम पहला पृथ्वी का संतुलन अलग था, अब पानी इकट्ठा हो गया, फिर इकट्ठा होने के कारण भूकंप आने का कारण है ना। फिर पहले यहाँ पर पानी अधिक था, है ना, वो सारा चल के अब इस जगह पर चला गया पानी, तब यहाँ पर खाली हो गई जगह, अब यहाँ पर जगह भर गई, जब यहाँ पर जगह भरेगी तो क्या आएगा, भूकंप तो आना स्वाभाविक है ना, कोई दिक्कत नहीं, भूकंप तो आएगा, इसमें क्या है। यहाँ पर वजन बढ़ेगा, यहाँ पर वजन घटेगा, जब वजन घटेगा संतुलन बिगड़ेगा, भूकंप आएगा। ये होते हैं अन्य कारण। अब देखते हैं, ये अन्य कारण हो गए। अब इसका जो अंदर इसके जब भूकंप आते हैं इनको किस प्रकार नापते हैं ना, वो नापते हैं सिस्मोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा, सिस्मोलॉजी। अब भूकंप आएगा, है ना, भूकंप आएगा तो भूकंप को नापेंगे किसके, है ना, भूकंप को मापेंगे, सिस्मोलॉजी द्वारा मापा जाता है, कि भाई हाँ भाई क्या भूकंप यहाँ पर आएगा, इसको मापिए, कैसा भूकंप आया है, वो सिस्मोलॉजी द्वारा मापेंगे। और यदि भूकंप की तीव्रता को नापना हो, क्या हो, भूकंप तीव्रता कितना, यानी कि नुकसान कितना पहुंचाया है, इनकी जब तीव्रता का नापेंगे, वो तीव्रता किसके द्वारा मापेंगे, तीव्रता रिएक्टर स्केलर द्वारा। किसके द्वारा, रिएक्टर स्केल द्वारा, रिएक्टर स्केल के द्वारा इनकी जो भूकंप की जो तीव्रता होता है वो मापी जाती है। और रिएक्टर इसको क्यों किया गया, मतलब कि इसका जो रिएक्टर नाम है वो क्यों दिया गया, क्योंकि इनकी जो खोज है रिएक्टर स्केल की, किसने की थी, चार्ल्स रिएक्टर ने। किसने की थी, चार्ल्स रिएक्टर ने, इसलिए इस नाम पर जो इसका नाम रखा, जो रिएक्टर स्केल रखा। और एक अब इनकी जो कितनी माप होती है, सीमा कितनी होती है, इतने जो कितने नंबर वगैरह होते हैं, इसका जो सीमा होती है वो 1 से होती है, 0 से 10, कितनी, 0 से 10 संख्या होती हैं। तो एक संख्या पर जब एक संख्या आती है ना, आप 0 से लेंगे 1 संख्या लेंगे तो ये 1 गुना बढ़ेगा, भाई 1 गुना भूकंप आया, यानी कि 10 गुना। और यदि जब 1 के लेकर जब 2 तक पहुंचेंगे तो ये जितना पहले 1 का भूकंप था, और जब 2 नंबर का भूकंप आएगा तो इसका मतलब ये होगा वहाँ से 10 गुना अधिक, कितना, 10 गुना अधिक, इस प्रकार बढ़ेगा, है ना, 10 गुना बढ़ेगा। वो हो गया भूकंप का जो कारण, कि हम माप सकते हैं भाई इतना कितने तीव्रता है, कितना हमको नुकसान पहुँचाया है ना, इसके द्वारा। और एक होती है मलेक्री, है ना, मकेरियल। कौन सी होती है, मकेरियल, जो एक अलग स्केल होती है जिसका नाम है मकेरियल स्केल, मकेलियर, है ना, मकेलियर स्केल। क्या होती है, मकेलियर स्केल। मकेलियर यानी कि मकेलियर, सॉरी ऐसा नहीं होता है, मक्केली स्केल, है ना, मक्केली स्केल। अब इसका नाम मक्केली स्केल। अब इसका नाम कैसा रखा, इसका नाम रखा था जी मक्केली का आधार पर। किसके आधार पर, एक जब मतलब कि जो इसका जो खोज करता थी जी मक्केली,
वो इतने मतलब कि खोज करता थे, जो वैज्ञानिक थे, उनके आधार में इनका नाम रहता है कि हाँ ये मग के लिए स्केल है। और इसकी जो इन पर जो संख्या होती है वो मतलब कि 0 से लेकर 12 तक होती हैं। क्या होती है? 12 तक होती हैं। और ये भी इसके जो मापने में काम आता है, ऐसी बात नहीं इसको जो मापने में काम नहीं आता। किस काम करता है? ये मापने में भी काम करता है। लेकिन जब दोनों में अंतर किया जाए कि भाई हाँ जो ये स्केलर रिएक्टर है और एक मग के लिए है, इसमें अंतर क्या होता है? अब इसमें अंतर तो स्वाभाविक है, यहाँ पर जो संख्या होती है वहाँ पर 10 होती है, यहाँ पर 12 होती हैं। और जब यहाँ पर जब ये जो रिएक्टर स्केल है इनकी संख्या 10 क्यों रखी गई? क्योंकि आज तक इससे अधिक भूकंप आया नहीं है ना, आज तक इससे अधिक भूकंप आया नहीं है। और जब इससे अधिक भूकंप आएगा तो इसकी संख्या बढ़ सकती है। मान लीजिए इसकी संख्या यदि वो भूकंप मतलब कि 15 तक भूकंप आता है, इनकी जो संख्या 15 बढ़ जाती है, यानी कि 1500 गुना मतलब कि बढ़ जाती है। जब उसका संख्या क्या कर देंगे? 15 कर देंगे। किसकी? स्केलर की। किसके? रिएक्टर की जो स्केल है ना उसकी संख्या कर देंगे 15। और लेकिन यहाँ पर जो अधिक भूकंप आता है इसकी कोई संख्या मतलब बढ़ाएंगे, इसकी संख्या वो एक निश्चित है कि भाई 0 से लेकर 12 तक रहेगी तो 12 तक ही रहेगा। ये कारण हो गया। पहला कारण तो हो गया कि अभी इसके 0 से 10 तक हो जाती हैं और ये 0 से 12 तक होती हैं। फिर ये मतलब कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, है ना। और ये मानव जनित होती हैं, ये गुणात्मक होती हैं। इसमें इस प्रकार ये अंतर होता है कि भाई हाँ इसमें इस प्रकार ये अंतर होता है। एक काम करते हैं, ये काम के काम तो नहीं एक ही करते हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर हमें अंतर देखने को मिलता है। जो हमारा जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी जो सुविधा के लिए जो पृथ्वी की जो आंतरिक भूकंप के आने का जो कारण होता है, भूकंप आते हैं उनकी तीव्रता को मापते हैं। हाँ भी तीव्रता किस प्रकार तेज आई है, वो सारी की सारी जानकारी के लिए हम ये मापते हैं। और मापने से इनको पता चलता है कि हाँ भी भूकंप इस प्रकार आया है। वरना ऐसे से हम कैसे पता चलता है ना, वो नहीं बता सकते ना, वो इस बात है। अब वो बात होती है, अब ये बात तो आपको पता चल गया भूकंप की तरंग हो गई। और अब जो भी इनके जो आगे जो प्रोसेस होगा है ना, आगे जो प्रोसेस होगा उनके बारे में हम बात करेंगे अगले क्लास में। अब मैं बात है कि भूकंप की तरंग उनको प्रभावित कौन कौन करते हैं, सारी जानकारी अब अगली क्लास में देखेंगे। यहाँ तक इतना ही है। और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करके सफलता हासिल होगी। और ज़िंदगी में कुछ अलग नज़रिया दिखाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। वरना आए हैं जैसा जाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आएंगे जाएंगे, दुनिया चलती रहेगी और सारा जग ऐसा देखते रहेंगे। नाम हमको कोई नहीं पूछेगा इस दुनिया के अंदर हाँ ऐसे इस तरह के भी लोग थे, लेकिन जब हम कुछ करके दिखाएंगे तो हमारा नाम भी इतिहास के अंदर होगा, है ना। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।